स्टूडेंट, मैं दीपक रस्तोगी। आज आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ अपनी पार्टनरशिप से संबंधित। आपको ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में साझेदारी का इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें मैंने साझेदारी का परिचय दिया था, जिसमें आपको बताया था साझेदारी से आशय और उनकी विशेषताओं को। आज उसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए एक नया पॉइंट लेकर के आपके सामने आगे खड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख। संलेख या डीड का मतलब होता है साझेदारों के बीच होने वाले अनुबंधों का लेखा जोखा। जो भी फर्म बनकर तैयार होती है उसको बनाने के लिए कुछ न कुछ नियम, कानून, सिद्धांत आदि लागू किए जाते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से यूज की जाती है पार्टनरशिप डीड का। किस तरीके से डीड अपना काम दिखाएगी, हमें वो चीज जाननी चाहिए। साझेदारी के अंतर्गत बनने वाली डीड लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी होती है, लेकिन लिखित पार्टनरशिप डीड का होना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, आज शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड को यानी साझेदारी संलेख को, है ना। तो साझेदारी संलेख यानी डीड जब होती है तब कैसे वर्क करती है, और आगे हम लोग सीखेंगे अगर साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तब क्या करेगी। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है साझेदारों की पूंजी। साझेदारों के बीच जो भी संलेख तय किया जाता है उसमें उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का उल्लेख किया जाता है, यानी प्रत्येक साझेदार फर्म में कितनी कितनी पूंजी लगा रहा है उन सभी बातों का उल्लेख करना इसमें आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट आता है पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अंतर्गत ये बात भी तभी डिसाइड कर ली जाती है कि जो साझेदार पूंजी लगा रहे हैं उस पर उन्हें ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो कितने परसेंट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर क्यों नहीं, क्या नहीं मिलेगा, जिससे बाद में किसी प्रकार का भी कोई विवाद उत्पन्न न हो। लिहाजा पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज भी तभी तय किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाभ हानि वितरण विधि। अब फर्म में जब काम चलता है, बिजनेस चलता है, साल भर का रोटेशन घूमता है, तो फर्म में लाभ भी होता है और हानि भी होती है। ऐसे में साझेदारों के बीच उस लाभ या हानि का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा उसका भी यहीं पर डिसीजन होता है, जिसका मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं जिसे ध्यान समझेंगे कि कुछ फर्म में पार्टनर्स की सोच होती है कि ये लाभ पूंजी के अनुपातों में बांटा जाए, कि भाई मैंने पैसा ज्यादा लगाया है तो मुझे ज्यादा मिलेगा और तुमने कम लगाया तो तुम्हें कम मिलेगा। लेकिन कुछ जगहों पर साझेदारों के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है इस बात का, भाई देखो मेहनत तो सब बराबर नहीं कर रहे हैं ना, लिहाजा इसे बराबर बांट लो। कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, लाभ हानि का अनुपात तय करो, भाई मेरी लेबर जितनी तेरी लेबर उतनी, उसके अनुसार उसे बांटो। तो लिहाजा इस विवाद से बचने के लिए, आपस के झगड़े से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आपस में रिटन रूप से तय कर लेते हैं और तय करते हैं कि हम लोग साझेदारी में लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में करेंगे। यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा, पूंजी के अनुपात में या लाभ हानि विभाजन अनुपात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साझेदारों का वेतन। फर्म में साझेदार अपना काम तो कर ही रहे हैं, कभी कभी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है। ऐसे में उस अतिरिक्त कार्य के लिए क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन यानी वेतन दिया जाएगा या नहीं, लिहाजा ये बात भी डिसाइड करनी होती है, क्योंकि साझेदार मूल रूप से उसकी कमाई पर ही डिपेंड करते हैं। लिहाजा किए गए कार्य के रूप में उन्हें वेतन दिया जाएगा या लाभ में से हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि वेतन के साझेदार भी हो सकते हैं। अगला आहरण, क्योंकि साझेदार अपने निजी प्रयोग के व्यय के लिए पैसा भी फर्म से ही निकालते हैं, और ऐसे में जो पैसा वो फर्म से अपने निजी खर्चों के लिए निकालते हैं उसे कहा जाता है आहरण। लिहाजा डीड के अंतर्गत ये बात भी तय की जाती है कि साझेदार फर्म में कितना आहरण कर सकते हैं। एक वर्ष के अंतर्गत एक साझेदार फर्म से मैक्सिमम कितना रुपया आहरण के रूप में यानी ड्रॉइंग्स के रूप में विथड्रॉ कर सकता है, मींस निकाल सकता है। ठीक, आहरण पर ब्याज। अब जो भी बंदा फर्म से रुपया निकालेगा तो वो फर्म से एक तरीके का लोन हो गया, और उस लोन के ऊपर उसे कोई ब्याज देना तो नहीं पड़ेगा। यदि हाँ तो कितना देना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि सबके लिए ऐसा नियम होगा। ठीक है, आगे पूंजी खाते। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस कि साझेदारी फर्म के अंतर्गत जो हमारे खाते मेंटेन किए जाएंगे उसमें पूंजी खाते किस पैटर्न से बनाए जाएंगे, मींस फिक्स
या फ्लैक्चुएटिंग यानी कि स्थायी या परिवर्तनशील। जो भी साझेदार फर्म में पूंजी लगाते हैं उनके पूंजी खातों को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, एक फिक्स होता है यानी स्थायी, और एक परिवर्तनशील होता है जिसे फ्लैक्चुएटिंग कहते हैं। मींस साझेदारों ने जो भी पैसा फर्म में लगाया है उसको जिन खातों में मेंटेन करना है उनका हिसाब रखने के लिए हमें फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग दोनों विधियों को अपनाना पड़ता है। जब कभी पूंजियों को स्थायी बनाया जाता है तो उस समय पर एक अतिरिक्त खाता करंट अकाउंट यानी चालू खाता खोल के दिखा दिया जाता है। लेकिन जब साझेदारों में पूंजी खाते हैं फ्लैक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील होते हैं तो अलग से करंट अकाउंट से डीलिंग नहीं होती है। फर्क सिर्फ इतना सा आता है कि सभी लेन देन पूंजी खातों से किए जाते हैं फ्लैक्चुएटिंग में, और जब हम फिक्स से बनाते हैं तो सारे लेन देन करंट अकाउंट करता है। ठीक, आगे फर्म का हिसाब किताब। अब बात आती है फर्म का हिसाब किताब। फर्म का हिसाब किताब कहाँ लिखा जाएगा, कौन लिखेगा, किस तरीके से उसे मेंटेन किया जाएगा, कौन कौन सी खाता बही इसमें यूज की जाएंगी, और फर्म के खातों की जांच कैसे की जाएगी, ये सब इसके अंतर्गत होता है। अब जांच कोई अकाउंटेंट कर देगा, एक अच्छा ऑडिटर बुलाया जाएगा, सीए को रखा जाएगा, किसके जरिए फर्म के खातों की एक जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा, अंकेक्षण किया जाएगा। दैट इज इसमें भी क्या होता है साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण। जब भी कभी, चूंकि कैजुअलिटीज तो ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है, हो भी सकती है नहीं भी होती है, तो साझेदारी फर्म में साझेदारों में से किसी साझेदार की ड्यू टू सम कॉजेस मृत्यु हो जाती है, डेथ हो गई, या अवकाश लिया। अवकाश का मतलब होता है रिटायरमेंट, बोले साहब आई एम गेटिंग ओवर एज, आई हैवंट टाइम टू डू द जॉब, सो प्लीज आप मुझे यहाँ से नमस्ते कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो ये भी हो सकता है उनके साथ। तो ऐसे में जब वो लोग फर्म से अवकाश ग्रहण करते हैं या किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे में उसके हिस्से का लाभ कैसे बांटा जाएगा उसके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। तो ऐसे में उसका भी डिसीजन यही होता है। कभी कभी कुछ मिसहैप्स भी होते हैं, साझेदार का दिवालिया होना। अब दिवालिया का मतलब पागल वाले दिवालिया से नहीं है, यहाँ दिवालिया का मतलब होता है इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट। क्या मतलब हुआ, जब कभी किसी व्यक्ति के दायित्व तो उसकी संपत्ति से बहुत अधिक हो जाते हैं, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो ऐसा बंदा बैंकक्रप्ट हो जाता है और उसको फर्म से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी पार्टनरशिप डीलिंग खत्म हो जाती है और वो कोर्ट के जरिए अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। कोर्ट आदेश दे देती है कि इसकी सारी संपत्तियों पर हमारे अधिकार जमा किए जाए और इसकी सबको संपत्तियों को बेच के जितना भी लोन्स हैं उन्हें फाइनलाइज कर दिया जाए, पेमेंट कर दिया जाए। लिहाजा इसी कंडीशन में कहते हैं दिवालिया। अब ऐसे में जब भी कभी साझेदार दिवालिया होगा तो उसके हिस्से की हानि को कैसे बांटा जाएगा उसका डिसीजन भी किया जाता है। ठीक, उसके हिस्से की हानि को बाकी समस्त साझेदारों में उनके बीच किस अनुपात में बांटेंगे, इसके दो नियम हैं। पहला नियम, हालांकि ये नियम अभी आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं आउटर लेयर्स पे बात कर रहा हूं। तो पहला नियम है कि गार्डनर बनाम मरे के सिद्धांत के आधार पर यह रुपया बांटा जाता है। और दूसरा नियम है कि हम गार्डनर मरे को यूज नहीं करते। दूसरा नियम हम लगाते हैं वो है भारतीय साझेदारी दिवालिया अधिनियम। तो साझेदारी दिवालिया अधिनियम के अनुसार या गार्डनर मरे के सिद्धांत के अनुरूप जो दोनों में एप्लीकेबल होगा, यानी जो भी तय किया गया होगा पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत, उसी को यहाँ पर मेंशन हम करेंगे। इसके बाद आता है साझेदारी की अवधि। अब भाई देखो सीधी बात है, बात को कोई भी काम जब शुरू होता है तो उसका जी हाँ अंत भी होता ही है। लिहाजा ऐसे में साझेदारी फर्म की क्या अवधि होगी, कितने समय की पार्टनरशिप मानी जाएगी, ये बात आपस में पहले ही तय होती है कि हमारी साझेदारी 1 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी या किसी पर्टिकुलर काम करने के बाद समाप्त हो जाएगी। तो जो बात तय होगी वो अवधि के अंतर्गत तय की जाती है। अब बात आती है ख्याति। ख्याति इट्स कॉल्ड गुडविल। गुडविल सुकीर्ति, एक अच्छी मार्केट वैल्यू, किसी भी बंदे की मार्केट वैल्यू उसकी गुडविल कहलाती है। तो ऐसे में फर्म की ख्याति का भी समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है।
अब मूल्यांकन के समय ख्याति की कौन सी विधि को अपनाया जाए? We have 5 methods to find the value of goodwill. So हमें इन पांचों में से जो भी मेथड एप्लीकेबल करने के लिए बोला जाएगा वही हम यूज करेंगे, बट हैव टू यूज ओनली मैक्सिमम। अपनी बुक्स में हम देखेंगे तो 2 से 3 मेथड आप लोग यूज में करेंगे, ठीक है। फिलहाल आएंगे सारी चीजें। फिर आता है साझेदार द्वारा फर्म को ऋण। यदि कोई साझेदार फर्म को अपनी तरफ से कोई ऋण देता है, कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि फर्म को बिजनेस के समय पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो एक आध साझेदार ऐसा होता है जो कहता है ठीक है लाओ मैं दे दूंगा पैसा। तो ऐसे में उसने अपनी जेब से जो पैसे दिए वो पैसे लेकर के कारोबार में लगा दिया और बिजनेस करके बाद में उसने रिफंड कर दिया। तो ऐसे में यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर कोई ब्याज होगा या नहीं, ठीक, और होगा तो डेफिनेटली 6% तक ब्याज दिया जाता है। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में अगर ज्यादा तय किया गया है तो वो रहेगा, वरना एब्सेंस के समय पर भी 6% ब्याज दिया जाएगा। ये थे हमारे टोटल पॉइंट्स 11 साझेदारी डीड के, पार्टनरशिप डीड के। आशा करता हूं आप लोगों को पार्टनरशिप डीड समझ में आ गई होगी। ये मैक्सिमम पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में ये थ्योरी में क्वेश्चन 101% आएगा मेरी जिम्मेदारी से, ठीक है। आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आस्क मी, ठीक है। आपके लिए आज इतना ही था। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।